गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप एंड इट हैज टू रीजन्स, दैट इज फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंटिंग रीजन। फिर इसमें जो रेडिएशन यूज होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में कहाँ पे है, इसका पोजीशन कहाँ पे है? इन बिटवीन विजिबल स्पेक्ट्रा एंड माइक्रोवेव रीजन। विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन के बीच में जो रीजन है दैट इज योर इंफ्रारेड रीजन। नाउ व्हाट इज योर main IR range? Main IR range is in between 2.5 micron to 15 micron, so that is 4000 centimeter inverse to 667 centimeter inverse। अब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने के लिए मॉलिक्यूल कौन से मोशन एक्सिबिट करने चाहिए? दे शुड एक्सिबिट रोटेशनल मोशन एज वेल एज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेचिंग होता है एंड बेंडिंग होता है। स्ट्रेचिंग इज अगेन डिवाइडेड इनटू एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बेंडिंग इज डिवाइडेड इनटू सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। फिर उसके बाद आया था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 pi c under root of k by mu, where pi is 3.14, c is 3 into 10 raised to 10 centimeter per second, k is force constant. Force constant is on the basis of the number of bonds. k अगर सिंगल बॉन्ड है तो फोर्स कांस्टेंट अलग है, डबल बॉन्ड है तो फोर्स कांस्टेंट इज डिफरेंट, ट्रिपल बॉन्ड होगा देन आल्सो फोर्स कांस्टेंट इज different. For a single bond the force constant is 5 into 10 raised to 5 gram second raised to minus 2. For double bond it becomes 10 into 10 raised to 5 gram second raised to minus 2, and for triple bond the same becomes 15 into 10 raised to 5 gram second raised to minus 2. फिर उसके बाद अपन ने कई सारे स्पेक्ट्रल वैल्यूज देखे थे कि CH स्ट्रेचिंग होगा तो उसका स्पेक्ट्रल वैल्यू कितना होगा, CO स्ट्रेचिंग होगा देन व्हाट इज द स्पेक्ट्रल वैल्यू, एंड देन NH, OH, इन सब का बेसिक स्पेक्ट्रल वैल्यू सब लोगों ने देख लिया था कि IR स्ट्रेचिंग होगा देन व्हाट इज द नंबर ऑफ what is the value of IR stretching. Okay, now I am starting with instrumentation. What is the instrumentation for IR spectroscopy? अपने जो IR spectroscopy के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज द IR सोर्स। ओके, तो IR source will emit the radiation in two different directions. ये जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो मिरर पे जाके अटैक, इट विल बी इंसिडेंट ऑन द मिरर। अब मिरर पे जैसे कोई इंसिडेंट होगा देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। दिस इज इंफ्रारेड रे, दिस इज आल्सो infrared rays. This is my mirror, this is also my mirror. अब ये जो है this ray will pass into the reference and this will pass into the sample. Clear? रेफरेंस में एक रे जाएगा एंड सैंपल में एक रे आएगा, देन उसमें से पास होकर वो आगे जाएगा। देन यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे मिरर रखा हुआ है वैसे यहाँ पे भी मिरर्स रखे हुए हैं, तो ये मिरर फोकस करेगा ये रेस को एंड इट विल बी फोकस्ड टू द चॉपर। क्लियर?
एक साथ मर्ज हो जाएगा एंड इट विल रीच द चॉपर। चॉपर में से जो रेज आएंगे दैट विल मूव टुवर्ड्स मोनोक्रोमेटर, then the detector, then amplifier A, फिर लास्ट में अपने को रिकॉर्डर में सिग्नल मिलता है। इट इज इन बिटवीन 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपने को ऐसे डबलेट ये मैंने रफली बनाया हुआ है लाइक दिस सिंबल्स we will get for the IR spectrum. Clear? So this is the instrumentation of IR spectroscopy. तो इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हैं? First is your IR source, then sample chamber, reference chamber, then chopper, monochromator, detector, amplifier and recorder। ये जो लाइन डायग्राम है वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो एक और बार देखते हैं, ये जो आईआर सोर्स है, आईआर सोर्स कौन सा हो सकता है? नॉन ग्लोबर भी हो सकता है या ग्लोबर भी हो सकता है। तो इसमें से आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस होगा एंड इट विल गो टू टू डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन वाला क्या करेगा? मिरर पे अटका के रिफ्लेक्ट करेगा। दिस विल आल्सो विल गेट इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड विल गेट रिफ्लेक्टेड। दिस रे, ये जो रे है वो रेफरेंस में जाएगा एंड ये जो रे है वो सैंपल में आएगा। सैंपल में से पास होकर जो रेडिएशन आ रहा है आईआर रेडिएशन, वो अगेन मिरर से अटका के चॉपर पे आएगा। हियर आल्सो रेफरेंस में से जो रेडिएशन आ रहा है वो मिरर से अटका के चॉपर पे आएगा। ये जो चॉपर पे आया है यहाँ पे ये दोनों रेडिएशन कंबाइन हो गया। अब ये कंबाइंड रेडिएशन दिस विल मूव फ्रॉम द चॉपर टू मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा कि यहाँ पे जो दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट करेगा। देन इट विल गो टू डिटेक्टर। डिटेक्टर में है पता चल जाएगा कि क्या कौन सा कंपाउंड है, लेकिन वो जो वैल्यू मिली है उसको एम्पलीफाई करना होगा, उसको थोड़ा और एक्सपांड करना होगा। दैट इज डन इन द एम्पलीफायर। फिर लास्ट में जो वैल्यू आएगा दैट विल गो टू द रिकॉर्डर एंड रिकॉर्डर में अपने को ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ मिला है वो अपने किसी और ग्राफ जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसके साथ कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि सैंपल में कौन सा कंपाउंड है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें आपको डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? आईआर सोर्स के बारे में, सैंपलिंग टेक्निक्स के बारे में, मोनोक्रोमेटर कितने टाइप्स के हैं, डिटेक्टर कितने टाइप्स के हैं, ये आपको याद करना है। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर मैं बता दूं कि आईआर सोर्स कौन से है, सैंपलिंग के कौन से टेक्निक्स हैं, मोनोक्रोमेटर दो टाइप के दैट इज प्रिज्म एंड ग्रेटिंग, डिटेक्टर भी 3-4 टाइप के हैं, वो आपको याद रखना है। पहले लिख लो। अब इंस्ट्रूमेंटेशन पता चल गया है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। अब ये जो पार्ट्स है अपने को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ना है। So first of all we will talk about the IR source. IR source कहाँ से आता है? Mainly we are using two types of IR source. First is notched blower and second is global. ये दोनों जो है वो मेन आईआर सोर्स है। तो नॉच्ड ब्लोअर में क्या होता है? इट इज अ सिलिंड्रिकल, इट इज अ हॉलो सिलिंडर, मतलब सिलिंडर है एंड इट इज फिल्ड विथ रेयर अर्थ मेटल ऑक्साइड्स।
is zirconium, ytterbium and erbium। तो एक हॉलो सिलेंडर लेना है एंड उसमें जर्कोनियम का ऑक्साइड, यटरबियम का ऑक्साइड एंड अर्बियम का ऑक्साइड इनका मिक्सचर किया जाता है एंड इट इज फिल्ड इन द हॉलो सिलेंडर। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज 2 mm and length is 30 mm। Clear? So notched blower is a hollow cylinder which is filled with rare earth metal gas oxides such as zirconium oxide, ytterbium oxide and erbium oxide। The hollow cylinder has the diameter of 2 mm and length is 30 mm। What is the third point? This hollow cylinder is non-conducting at room temperature। So at room temperature, अपने जो नॉर्मल टेम्परेचर है तब वो नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन अपने को उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, आईआर रेडिएशन। तो फॉर दैट यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। The temperature is increased from 1000 degree to 1800 degree। यहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ताकि आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करे। रूम टेम्परेचर पे ये जो गैसेस है वो नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटर है, बट एट हायर टेम्परेचर रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस to 1800 degree Celsius this becomes conducting and it will emit the infrared radiation। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो वाइड रेंज का होता है। इट हैज अ वाइड रेंज एंड इट्स इंटेंसिटी इज आल्सो हाई। So the IR radiation produced by the notched blower is having a wide range and it is intense also। Clear? So these are the 4 points you should remember in notched blower। Similarly for blower, blower में क्या होता है, ये भी hollow cylinder ही है। This is also a hollow cylinder but it is made up of sintered सिलिकॉन कार्बाइड। सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड से ये बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, हॉलो सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये जो सिलेंडर है वही सिंटर्ड सिलिकॉन कार्बाइड से बना हुआ है। ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर है 4 mm and length is 50 mm। तो यहाँ पे आप डिफरेंस के तौर पे लिख सकते हो, the second point of difference is diameter is 2 mm, 30 mm length, here it is 4 mm and length is 50 mm। ये भी रूम टेम्परेचर पे नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग एट रूम टेम्परेचर। This is also non-conducting at room temperature, but when the temperature is raised from 1300 to 1700 degrees Celsius, then what is happening? It will emit the infrared radiation। अब ये जो infrared radiation produce करता है, that is less intense। इसका जो इंटेंसिटी है वो नॉच्ड ब्लोअर से कम है, so it is less intense compared to notched blower। Okay, so this is, अब ये जो है वो डिफरेंस बिटवीन का टाइम भी हो गया। यहाँ पे मैंने
write down this. Okay, so after the IR source, we are talking about the sample. सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। अभी कितने सैम्पलिंग टेक्निक्स है वही देखेंगे और इसके बाद डिटेल में करेंगे। सो व्हाट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स, मतलब कि सैंपल कैसे लेना है। में भी डायरेक्ट सैम्पलिंग या पैलेटाइजेशन को मैं बाद में बताता हूँ, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कि अपने को सैंपल अपना जो सैंपल है उसका आईआर स्पेक्ट्रा लेना है, तो उसमें कौन से मेथड्स यूज करने हैं। तो first method is solid sampling, second method is liquid sampling, third is gaseous sampling, and fourth is solution sampling. So these are the four types of sampling you should know. Solid sampling में क्या होगा कि तुम्हारा जो सैंपल होगा वो सॉलिड होगा एंड उसको आपको मिक्स करना है विद NaCl या KBr, उसके साथ मिक्स करना है, फिर उसको पैलेट्स में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू डू द कैरी आउट द एनालाइजिंग। फिर होता है लिक्विड सैंपलिंग। लिक्विड सैंपलिंग में क्या होता है, लिक्विड सैंपल होता है वो लिक्विड में होता है बट इट इज सैंडविच बिटवीन टू NaCl पैलेट्स। अभी आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, तो पहले अभी इतना याद रखना है, सॉलिड सैंपलिंग, लिक्विड सैंपलिंग, गैसेस सैंपलिंग एंड सॉल्यूशन सैंपलिंग। इसके बाद मैं डिटेल में समझाता हूं व्हाट हैपेंस इन सॉलिड सैंपलिंग, लिक्विड एंड गैस, बट यू शुड रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सैंपलिंग टेक्निक्स। अब सैंपलिंग टेक्निक्स के बाद आता है फिल्टर। क्लियर? सो फिल्टर कहां पे होता है, फिल्टर ऑकर्स इन बिटवीन द IR रेडिएशन सोर्स एंड मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर और IR रेडिएशन सोर्स के बीच में एक फिल्टर रखा जाता है। फिल्टर इज अ थिन फिल्म मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास या प्लास्टिक का एक थिन फिल्म होता है जिसके अंदर से आयर रेडिएशन जब पास होगा तो जो एक्स्ट्रा रेडिएशन है, जो रेडिएशन अपने को नहीं चाहिए, वो ये फिल्टर एब्जॉर्ब कर देगा एंड जो आयर रेडिएशन अपने को अपना जो इंपॉर्टेंट आयर रेडिएशन है वो इसके अंदर से पास हो जाएगा। क्लियर? तो अपने पास रेडिएशन है, उसके अंदर सपोज विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रो रेडिएशन है, तो अगर ये तीनों अगर इसमें से फिल्टर में से पास होगा देन व्हाट विल हैपन, ये फिल्टर इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, विजिबल एंड माइक्रो को एब्जॉर्ब कर देगा एंड इंफ्रारेड रेडिएशन को पास होने देगा। अदरवाइज यू कैन से कि आईआर रेडिएशन ही है लेकिन उसमें है नियर आईआर, मिड आईआर एंड फार आईआर, तो फिल्टर क्या करेगा, वो नियर आईआर एंड फार आईआर को एब्जॉर्ब कर देगा एंड जो मिड आईआर है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो उसके अंदर से पास करवा देगा एंड दैट विल गो टू द मोनोक्रोमेटर। अब मोनोक्रोमेटर क्या है, मोनोक्रोमेटर इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर which is light resistance। तो क्या होता है, मोनोक्रोमेटर has two parts, first is prism,
second is grating. So monochromator is suppose a box like structure. ये एक बॉक्स है, it has two slits. This is entrance, this is exit. ये बॉक्स है एंड एक साइड पे एंट्रेंस है एंड एक साइड पे एग्जिट है. इसके बीच में लेंस लगाया हुआ है. क्लियर? तो यहाँ से जो आईआर रेडिएशन आता है वो ये कन्वर्जेंट लेंस पे टकराता है. ये कन्वर्जेंट लेंस क्या करेगा? इट विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स द प्रिज्म. प्रिज्म क्या करेगा? अगेन इसको फैला देगा. इट विल मूव टू 7 कलर्स एंड ये जो रे है फोकसिंग मिरर है वो फोकस करेगा यहाँ पे एंट्रेंस में एंड it will give a radiation which is a monochromatic light. तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है? This is the entrance slit, this is exit. इसके बीच में क्या है? फोकस लेंस है and this is converging lens. इसके बीच में क्या रखा हुआ है? प्रिज्म. Prism आपको पता है what is a prism? It is a glass-like structure and it is converting the white light into the 7 spectrum. 7 spectrum में वो बनाता है और prism के बारे में आपको पता है. Prism में क्या मेन कौन सा लॉ होता है? Snell's law. Snell's law is nu2 by nu1 is equal to sin theta 1 by sin theta 2. अब prism जो है, prism is made up of alkaline halide NaCl, KCl, LiF, CeBr, halides of alkaline earth metals. Prism is made up of halides of alkaline earth metals such as NaCl, KCl, LiF, CeBr, etc. ग्रेटिंग में क्या होता है? ग्रेटिंग में कई सारे ग्रूव्स होते हैं, ग्रूव्स लाइक दिस एंड कई सारे जो इंसिडेंट रेडिएशन होते हैं दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस ग्रूव्स. तो ये जो ग्रूव है मेनली ग्लास का बना होता है ग्रेटिंग एंड इसमें कई सारे ग्रूव्स होते हैं. बस इतना ही आपको याद रखना है. एंड मोनोक्रोमेटर कंसिस्ट ऑफ एंट्रेंस स्लिट एंड एग्जिट स्लिट. इसके बीच में प्रिज्म रखा होगा या ग्रेटिंग रखा होगा एंड द वर्क ऑफ दिस मोनोक्रोमेटर इज टू मेक द लाइट रेडिएशन को एक ही डायरेक्शन में लाने के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइन बनाने के लिए मोनोक्रोमेटर यूज होता है. Okay, so what are the sampling techniques? There are 4 sampling techniques such as solid sampling, liquid sampling, gaseous sampling and solution sampling. Filter क्या है? Filter जो है वो thin film है, glass या प्लास्टिक का बना हुआ. Monochromator मतलब it is of 2 types, prism and grating. यहाँ पे prism and grating का एक पॉइंट डिफरेंस लिख दिया है and monochromator का स्ट्रक्चर ऐसा होगा. ठीक है, तो ये लिख लो. Now comes your main topic, that means detector. Detector कौन से टाइप्स के होते हैं? There are many different types of detector and ये जो detector है उसका प्रिंसिपल भी अलग अलग है and its working is also different. The first type of detector is bolometer. तो पहला detector का नाम क्या है? Bolometer. इसमें thin metal conductor is used. यहाँ पे एक मेटल कंडक्टर, एक पतला सा मेटल कंडक्टर वायर बोलोमीटर में यूज होता है. व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ वो बोलोमीटर कनेक्ट किया जाता है एंड द बोलोमीटर इज मेड अप ऑफ थिन मेटल कंडक्टर. यहाँ पे क्या होता है? जैसे आईआर रेडिएशन
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। वो बोलोमीटर का जो वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से व्हाट विल हैपन, द करंट फ्लो विल चेंज बिकॉज़ I is inversely proportional to R, V I R and all that। तो V is equal to I, so I is equal to V by R। तो करंट is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट का जो फ्लो है वो डिक्रीज होगा, दैट मींस करंट में चेंज आया है। वो चेंज को नोट करके डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि सैंपल कौन सा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द करंट ओनली। करंट पे कौन सा कोई करंट फ्लो जो है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है वो रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डर में। तो बोलोमीटर कैसे काम करता है, बोलोमीटर इज कनेक्टेड विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में बोलोमीटर कनेक्ट किया जाता है एंड वो जो है इट इज मेड अप ऑफ अ थिन मेटल कंडक्टर। जैसे ही आया रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होता है, व्हाट इज हैपनिंग, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड चेंज इन करंट फ्लो ऑकर्स। क्लियर? नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिटेक्टर इज थर्मोकपल। थर्मोकपल में क्या होता है, सी दिस इज अ वायर, इसके दो एंड हैं। यहाँ पे जब आयर रेडिएशन इंसिडेंट होता है दैट व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी आने की वजह से ये गर्म हो जाता है एंड इट बिकम्स हॉट एंड यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, सो इट बिकम्स कोल्ड एंड। अगेन एक वायर है, उसके दो एंड्स हैं, एक एंड पे आयर रेडिएशन इंसिडेंट होगा। जैसे ही इंसिडेंट होगा आयर रेडिएशन, व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर इन दिस एरिया विल इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, वो जो वायर का पार्ट है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो एंड है वो कोल्ड ही रहेगा बिकॉज़ यहाँ पे कोई आयर रेडिएशन इंसिडेंट नहीं होगा। तो थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, एक एंड पे हॉट है और दूसरे एंड पे कोल्ड है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इन दोनों के बीच में प्रोड्यूस होगा करंट फ्लो विल टेक प्लेस। तो थर्मोकपल डिपेंड्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल, इट डिपेंड्स ऑन द हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट। तो जैसे इंसिडेंट होगा आयर रेडिएशन, एक एंड गर्म हो जाएगा, दूसरा एंड ठंडा ही रहेगा। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर्स एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो विल टेक प्लेस। तो फर्स्ट इज बोलोमीटर, सेकंड इज थर्मोकपल, थर्ड इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के अंदर क्या होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के मिक्सचर होते हैं इसके अंदर एंड ये जो है वो बोलोमीटर का ऑपोजिट है। ये आपको ध्यान रखना है, बोलोमीटर इज ऑपोजिट ऑफ थर्मिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। इनवर्सली होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा करंट फ्लो विल इंक्रीज। तो फर्स्ट इज बोलोमीटर, सेकंड इज थर्मोकपल, थर्ड इज थर्मिस्टर। नाउ फोर्थ इज गोले डिटेक्टर। गोले डिटेक्टर में क्या होता है, इट इज फिल्ड विद xenon गैस। xenon गैस गोले डिटेक्टर में भरा हुआ होता है। xenon गैस में जब आयर रेडिएशन इंसिडेंट होता है, as soon as the IR radiation is incident on the xenon gas, what is happening, xenon gas expands। गैस का नेचर क्या है, वो एक्सपांड हो जाएगा एंड दैट नेचर ऑफ एक्सपेंशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। तो गोले डिटेक्टर में क्या होता है, xenon गैस भर देते हैं, उस पे IR रेडिएशन जब इंसिडेंट होता है तो xenon गैस एक्सपांड हो जाता है। as soon as the xenon gas is expanding, उसके बेसिस पे अपने xenon गैस एक्सपेंड हो जाता है तो उसके बेसिस पे जो डिफरेंस आता है मीटर में वो अपने नोट करते हैं एंड दैट इज द IR स्पेक्ट्रम। लास्ट डिटेक्टर इज सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। सेमीकंडक्टर
डिटेक्टर मींस एट रूम टेम्परेचर, ये डिटेक्टर जब रूम टेम्परेचर पे होता है then it is acting as an insulator, इसमें से करंट पास नहीं होगा, but as soon as the temperature is increased, with the increase in temperature it becomes a conductor. Clear? So semiconductor detector में क्या होता है? It is made up of a semiconductor material which is an insulator at room temperature, but as the temperature is increased, the conducting nature of the semiconductor material is arising and it will become conducting. So there are 5 types of detectors. First is bolometer, second thermocouple, third thermistor, fourth Collet detector, and fifth is semiconductor detector. Write down this. अब ये जो डिटेक्टर है इसके बाद आएगा सैम्पलिंग टेक्निक्स। सैम्पलिंग टेक्निक्स मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में पीपीटी के थ्रू समझा दिया था, बस उससे आप समझ जाओगे एंड उसमें जो डायग्रामेटिक है जिसके वजह से आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हाउ टू व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस एंड ऑल दैट। सो वो मैं डिटेल में अब नहीं कर पा रहा हूँ, दैट यू रिफर टू द पीपीटी ऑफ लास्ट लेक्चर, गए लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया हुआ था। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी म्यू बार इज 1/2 पाई c अंडर रूट ऑफ k by mu, where pi is 3.14, c is 3 × 10⁻⁻10 centimeter per second, k is force constant and mu is reduced mass। अब अपने को देखना है CH स्ट्रेचिंग। CH स्ट्रेचिंग में सबसे पहले कौन सा आता था? एल्डिहाइड। CHO। CHO में द वाइब्रेशन इज 2700 to 2800 and 2800 to 2900 and this is due to the Fermi resonance। Clear? अब ये आ गया। Then comes our C triple bond CH, तो इसका आएगा 3300, डबल बॉन्ड CH का आएगा 3100, सिंगल बॉन्ड CH का आएगा 3000। ओके, नाउ कम्स योर C single bond C, C double bond C, C triple bond C and C triple bond N। C single bond C का है 1100, C double bond C का 1650, C triple bond C का क्या है 2150 and C triple bond N का है 2250। सी आप ऐसे पैर में याद करोगे तो जल्दी आपको याद रहेगा। क्लियर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, सो यू शुड रिमेंबर दिस। देन कम्स योर CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग में नंबर 1 है एल्डिहाइड और कीटोन। इसका रेंज क्या है 1700 to 1725। Aldehyde and ketone का 1700 to 1725। Then comes your ester which is in between 1735 to 1750। Then comes your amide which is lower than that of aldehyde, aldehyde से कम है तो it is 1650 to 1680। एंड लास्ट में आता है एसिड क्लोराइड, उसका क्या रेंज है दैट इज इन बिटवीन ग्रेटर देन 1800।
सो CO स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या आया, OH स्ट्रेचिंग। OH स्ट्रेचिंग में चार होते हैं। फर्स्ट इज फ्री OH। फ्री OH is in the range of 3600। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या क्या होगा, 3200 to 3300। इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा 3300 to 3400। एंड लास्ट में COOH का होगा 2400 to 3400। तो OH स्ट्रेचिंग का भी अपना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा NH स्ट्रेचिंग। NH stretching is of two types, primary amine and secondary amine। primary amine का वैल्यू क्या है, in between 3300 to 3400। यहाँ पे secondary amine का क्या है, 3100 and 3500। so these are the values you should remember by heart। so एक बार आपको ये बाय हार्ट करना ही है, अदरवाइज आपको जो इक्वेशन जो एग्जांपल में नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो ये इतना हार्ड भी नहीं है, एक बार आप रीड करोगे तो पता चल जाएगा। और ये जो वैल्यूज है वो मुझे कहां से मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग। सो हुक्स लॉ फॉर वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग की मदद से मुझे CH स्ट्रेचिंग मिला। CH स्ट्रेचिंग में सबसे पहला कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप, एंड इट इज इन बिटवीन 2700 to 2800 एंड 2800 to 2900। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डबलेट, एंड दिस डबलेट इज ड्यू टू द फर्मी रेजोनेंस एंड ओवरटोन। ये सारे टर्म्स मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया हुआ है, इसलिए मैं अब नहीं बोल रहा हूँ। देन C ट्रिपल बॉन्ड CH का है 3300, डबल बॉन्ड CH का है 3100, सिंगल बॉन्ड CH का है 3000, C सिंगल बॉन्ड C is 1100, C डबल बॉन्ड C is 1650, C ट्रिपल बॉन्ड C is 2150 and C ट्रिपल बॉन्ड N is 2250। एंड ये जो रेंज है दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये सारे जो वैल्यूज है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है, एंड दैट इज माय वेव नंबर। फिर आएगा CO स्ट्रेचिंग। CO स्ट्रेचिंग में एल्डिहाइड से कीटोन्स है जो 1700 to 1725 के रेंज में है, एस्टर है जो 1735 to 1750 के रेंज में है, एमाइड है जो 1650 to 1680 के रेंज में है। ऐसे क्लोराइड इज हैविंग वैल्यू हायर देन 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ कम्स माय OH स्ट्रेचिंग। OH में कौन सा OH होगा, फ्री OH होगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला OH होगा, एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला OH होगा। सो फ्री OH है 3600, इंट्रा OH है 3200 to 3300, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 3300 to 3400, एंड C डबल OH जो है C हाइड्रोजन जो OH है उसका रेंज है 2400 to 3400। देन कम्स योर NH स्ट्रेचिंग। NH स्ट्रेचिंग इसमें दिखाई देता है अमाइन्स में। अमाइन आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का रेंज होगा 3300 to 3400 एंड सेकेंडरी का रेंज होगा 3100 to 3500। तो आई होप कि ये मैंने दो बार करवा दिया है तो बाय हार्ट सबको हो गया होगा। एंड अब एक और बार ये लिख लो, राइट डाउन दिस।